अपने लेक्चर की इस अगली सीरीज में आइए थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछली कक्षा को जो हमने पढ़ा था कि संपूर्ण भारत के इतिहास के वर्गीकरण को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। नंबर 1 प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, नंबर 2 आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। फिर प्राक इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक अज्ञात और अनिश्चित काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा जो कवर होगा वो आपका प्राक इतिहास में कवर होगा। जैसे ही पूरा का पूरा ये कवर होगा तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि बीसी और एडी का जो फर्क है वो पिछली कक्षा में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहली शताब्दी ईस्वी को हमने ईसा मसीह के जन्म का काल मान लिया और उसके बाद की सारी घटनाएं 2021 तक की वो सारी की सारी जो घटित हुई वो ईस्वी में घटित हुई। और इससे पहले चाहे वो 100 साल पहले हो, चाहे 50 साल पहले हो, चाहे 500 साल पहले हो, वो सारी की सारी घटनाएं हमने मान ली ईसा पूर्व के अंतर्गत। तो ये पहली शताब्दी ईस्वी जो है वो ईसा का जन्म हुआ और फिर यहीं से सारे घटनाक्रम को हमने अंजाम देने की कोशिश की है। अब अगर एक अनिश्चित और अज्ञात काल से जाएंगे तो बहुत पीछे फिर हम इस एक पहले शताब्दी से चले जाएंगे और 2500 ईसा पूर्व तक, मतलब जब ईसा मसीह ने जन्म लिया है उससे 2500 साल पहले तक पूरा का पूरा जो होगा वो आपका प्राक इतिहास के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ एक अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक, एक अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल। फिर जैसे ये डेट खत्म होगी उसी से स्टार्ट करेंगे कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल और फिर 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल। तो इसलिए एक अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक पूरा कालखंड हमारा जो है वो 3 टाइम जोन्स में विभाजित होकर कहाँ चला जाता है कि एक अनिश्चित अनआइडेंटिफाइड समय से लेकर 2500 BC बिफोर क्राइस्ट तक हमारा चला जाता है। तो ये प्राक इतिहास का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से कि जब पूरा पाषाण के अंतर्गत लोग थे वो पूरी तरीके से अपना आखेटक या खाद्य संग्राहक थे, बस खाने पीने के अलावा उनके पास और कोई विषय और कोई काम नहीं था। ठीक है, नंबर 2 जब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से प्रथम खाद्य उत्पादन प्रणाली में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं और सर्वोच्च स्थान रखने के कारण पूरी तरीके से ये लोग जब नवपाषाण में तब्दील हो जाते हैं तो एक आधुनिक मानव के रूप में यहाँ अवतरित होकर आते हैं। तो अगर इन कालखंडों को विभाजित करने वाले आपके विचारकों के नाम पूछे तो पूरा पाषाण काल में आ जाएगा डॉक्टर इवांस। पूरा पाषाण काल डॉक्टर इवांस, जो बच्चे लिख रहे हैं वो नोट कर लें, डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट। मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे डॉक्टर इवांस और नवपाषाण काल के जो विचारक हैं वो आ जाएंगे डॉक्टर प्राइमरोज। तो 3 रूपों में विभाजित, नंबर 1 पूरा पाषाण, नंबर 2 मध्य पाषाण और नंबर 3 नवपाषाण। डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, डॉक्टर इवांस और डॉक्टर प्राइमरोज, इन्होंने ही इस समय का वर्गीकरण जो है किया और इस समय का वर्गीकरण कर ये खाद्य संग्राहक से लेकर एक नवीन मानव जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है का उदय पूरी तरीके से होने लगा। अगर पूरे विश्व के अंदर मानव बस्तियों की बात करें तो अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है, वो महाद्वीप है जहाँ से सारे के सारे मतलब मानव समुदाय उत्पन्न होकर अलग अलग अन्य जगहों में विस्तार होकर फैल गए। तो उसके बाद बात करते हैं आद्य इतिहास की। यहाँ लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं होता, यहाँ लिपि अक्षर का ज्ञान होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद का जो काल रहा है, क्योंकि जब इस टाइम पीरियड में आ गया तो आद्य इतिहास को 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद जब वैदिक सभ्यता खड़ी होती है तो वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हमारे पास जो 1750 ईसा पूर्व है, अगर इसमें से हम घटाएं 1500 ईसा पूर्व को तो लगभग 250 साल का जो एक समय है, 250 वर्षों तक का जो समय है वो एक अज्ञात और अनिश्चित काल में चला जाता है जो पूरी तरीके से अलिखित है, अपठनीय है।
इसीलिए इसे जब हम डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं या इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो आद्य इतिहास के अंतर्गत उस कालखंड को पूरी तरीके से वो मान लिया जाता है जब उसे गढ़ा और पढ़ा नहीं गया। तो इंडस के बाद का वो काल भी 250 साल के जो समय होगा वो भी पूरी तरीके से किसके अंदर कवर हो जाएगा, आपका इंडस और वैदिक के बीच में। जब वैदिक सभ्यता आई तो यहाँ हमारे पास ऐतिहासिक स्रोतों का भरमार है। ऋग्वेद लिखा गया, क्योंकि यही अगर वैदिक सभ्यता को विभाजित करें तो ये आपकी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। तो दो कालखंडों में विभाजन होने के उपरांत वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास चला जाता है। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जो है हमारा, ऐतिहासिक काल पुनः 3 वर्गों में विभाजित होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समय हम पढ़ेंगे या जो काल हम पढ़ेंगे वो ये होगा, और ये कल का था रिकैप। अगर सवाल ये आए, अब सवाल कैसे बनेगा यहाँ से कि प्राक इतिहास के अंतर्गत पूरा पाषाण को वर्गीकृत करने वाले सबसे प्रथम विचारक का नाम क्या था, तो आंसर होगा डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसवुड। प्राक इतिहास के अंतर्गत मध्य पाषाण काल को किसने वर्गीकृत किया, डॉक्टर इवांस। नव पाषाण काल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो होगा डॉक्टर प्राइम रोज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ चर्चा करेंगे कि किस आदमी ने इसे सबसे पहली बार खोजा, किस तरीके से ये अस्तित्व में आई, किस तरीके से प्रकाश में आई, और किस तरीके से फिर ये भारतीय इतिहास के सबसे पहले ही चैप्टर के रूप में व्याख्यायित की गई। क्योंकि जब ये नाम आता है सभ्यता, तो अन्य तीनों नामों में पाषाण है, स्टोन है, यानी कि मानव अभी तक पत्थरों का इस्तेमाल कर खाद्य संग्रह के रूप में क्या कर रहा था, एक मतलब अपने भाले तैयार कर, जानवरों का शिकार कर अपनी ऊर्जा की पूर्ति बस वो करता रहा। लेकिन जब सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों इंक्लूड हो जाती हैं। फिर वैदिक सभ्यता में जब हम आएंगे तो हमारे पास लिटरली या लिटरेचर के रूप में बहुत सारे साहित्य होंगे जिसके आधार पर हम पूरी तरीके से इतिहास का वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इतिहास को जानने के तरीके 3 होते हैं। नंबर 1, खुदाई के दौरान प्राप्त चीजें, एक्सकेवेशन। नंबर 2, लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत। और नंबर 3 है विदेशी विवरण, फॉरेन स्टेटमेंट। तो खुदाई के दौरान प्राप्त चीजों का आकलन यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, और फिर सिंधु घाटी में भी खुदाई के दौरान चीजें चली जाएंगी। लिटरेचर की बात करें तो वैदिक सभ्यता में आ जाएगा, और फॉरेन स्टेटमेंट की बात करें तो ये तीनों ही तत्व जो है हमारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसे ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार के सोर्सेज से हमें हिस्ट्री की जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के इतिहास के सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जान लें कि जो ऐतिहासिक काल था हमारा, जैसे हमारी प्री हिस्ट्री 3 में विभाजित हो गई, प्रोटो हिस्ट्री 2 में विभाजित हो गई, और फिर ऐतिहासिक काल हमारा 3 में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो अब 3 कालखंडों में विभाजित होने के बाद हमारे पास जो संपूर्ण भारत के इतिहास की जो सोर्सेज हैं, जो जानकारियां हैं, वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से मिलती है। वो कालखंड जिसमें भारतीय शासकों ने भारतीय धर्म को अपनाकर पूरी तरीके से भारत पर शासन किया, वो प्राचीन भारत में चला गया। इसके बीच अगर विदेशी भी आते हैं कहीं ना कहीं प्राचीन भारत में, तो वो विदेशी भी भारतीय धर्मों का सहारा लेकर प्राचीन भारत में शासन करेंगे। जब इस्लाम का आगमन हुआ पूरा मध्यकाल हुआ, और जब आधुनिकता आई भारत के अंदर तो उस कालखंड को माना गया जब यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर अपने पूरे अस्तित्व में आकर टिक गई थी। तो चाहे वो व्यापार करने आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका राजनीतिकरण हुआ, और राजनीतिकरण ऐसा हुआ कि भारत का शोषण जितना हो सकता था उस समय वो होता चला गया। अब प्राचीन भारत के बात करें तो ये पूरा ऐतिहासिक काल होता है, लेकिन अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो वो शुरू होता है आपका 600 ईसा पूर्व से। लेकिन हम संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को वहां से जोड़ रहे हैं जब भारत के अंदर सबसे पहली बार सभ्यता क्या हुई, विकसित हुई। और इस सभ्यता का जो टाइम जोन है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो डेट निकली वर्तमान समय में
वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की। अगर कहीं 3200 भी हो या 3000 भी हो तो उसमें शक और संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान में प्रमाणित तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास की रही। इसलिए हमने प्राचीन भारत को स्टार्ट किया 2500 ईसा पूर्व से और ये कड़ी चली गई 712 ईसा पूर्व तक। जो हमने टॉपिक्स यहाँ लिखे थे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एंड सो ऑन, गुप्त साम्राज्य तक। इसके बाद जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आई तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य को हमने यहाँ पढ़ा। यूरोपीय कंपनियां जैसे ही आई तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर 1947 तक हमने पूरा का पूरा ये पढ़ा। तो अब विशुद्ध रूप से हम सबसे पहले टॉपिक अपने बेस को बनाने के लिए प्राचीन भारत को पढ़ेंगे और 2500 ईसा पूर्व से हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम बात करें प्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब इसके तिथि क्रम की बात करें, कार्बन डेटिंग तक हम लोग आए थे। किसी 14 एक समस्थानिक है कार्बन का, इसी का आधार बनाकर किसी भी सभ्यता की जांच, उसके समाधान या प्राप्त जितने भी उत्खनन के दौरान चीजें होती हैं उनकी कार्बन डेटिंग कर हम पूरी तरीके से उसके कालखंड को क्या करते थे, सुनिश्चित करते थे। तो कालखंड जब सुनिश्चित करने की बात आई तो पहले इसे 3200 ईसा पूर्व से माना जाता था, लेकिन अब जो ऑथेंटिक डेट हमारे पास आई वो 2500 ईसा पूर्व से कहीं ना कहीं 1750 ईसा पूर्व के आसपास रही। इंडस वैली से ही भारत का नाम इंडिया बना और इसी सिंधु का रूपांतरण होकर हिंदू शब्द कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया। तो इसमें चर्चा करेंगे जब हम लोग सभ्यता के विस्तार, सभ्यता की उत्पत्ति, सभ्यता के समाज, धर्म और इन सारी चीजों की बात करें। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो वो यहाँ की चीजों को देखकर इतने प्रभावित हुए, उन्हें खुद यहाँ के जन समुदाय की जीवन शैली को देखकर एक आश्चर्य हुआ कि ये जो सभ्यता है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। क्योंकि आधुनिक भारत तक हम पूरे तरीके से ग्रामीण भी थे और कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के कारण हमने बड़े बड़े नगरों का मतलब एक जो उन्हें खड़ा करना है वो पूरा हमने खड़ा कर दिया था। तो क्या हुआ कि पूरी तरीके से नगरीकरण जब हुआ भारत के अंदर तो उसी नगरीकरण से अंग्रेज आकर्षित हुए और जब ये नगरीकरण हुआ भारत के अंदर सिंधु के रूप में तो इसी नगरीकरण से भारत के अंदर और बहुत सारे विदेशी क्या होंगे, आकर्षित होंगे। समझते हैं कि सिंधु नदी है कहाँ से और सिंधु का विस्तार है कहाँ से और सिंधु घाटी कौन सी मानी जाएगी और सिंधु के क्षेत्र को कहाँ से किस रूप में विस्तारित करने का बेड़ा उठाया इतिहासकार। तो जब बात करें सिंधु के उद्गम क्षेत्र की तो ये उद्गम क्षेत्र चला जाता है मानसरोवर झील के आसपास से, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हुई ये पाकिस्तान से होते हुए बहती है और फिर आकर अरब सागर में गिर जाती है। इसी सिंधु नदी की बहुत सारी और सहायक नदियां हैं, रावी, झेनाब, झेलम, सतलज और फिर इधर से भी बहुत सारी नदियां आपस में जब मिलकर ये एक बहुत बड़े जल क्षेत्र का निर्माण करती है। और इतना विस्तृत और बड़ा जल क्षेत्र किसी भी सभ्यता, किसी भी समुदाय, किसी भी परिवार, किसी भी मतलब सामाजिक इकाई को पालना बनाने के लिए बिल्कुल बेहतर था। इसी के आसपास सारी की सारी चीजें जो है एकत्रित हुई और ये पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। किन लोगों ने इसे खोजा, किन लोगों ने इनका नामकरण किया, आइए समझते हैं उस बात को। सबसे पहली बार 1826 में जब अंग्रेज भारत के अंदर थे तो चार्ल्स मैसन साहब ने एक सभ्यता के रूप में इसे पूरी तरीके से व्याख्यायित किया। 1856 में जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था उस समय जॉन विलियम ब्रिटन साहब जो हैं वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अब यहाँ खुदाई रोक दी जाए और इस भूभाग को जो है एक किस्म से संरक्षित कर दिया जाए। संरक्षित करने के बाद भारतीय इतिहासकार दयाराम साहनी साहब के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता के रूप में सबसे पहला क्षेत्र खोजा जिसका नाम था हड़प्पा और इसके खोजने का श्रेय जाता है सब दयाराम साहनी साहब। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा तो इसने सिंधु का नामकरण सबसे पहला हुआ हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पूर्ववर्ती और प्राचीन सभ्यता
जो आज सिंधु घाटी है उसे सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया था। 1922 में राखलदास बनर्जी साहब ने जब पूरी तरीके से मोहनजोदारो नामक स्थल की खुदाई की और उसके बाद लगभग 400 बड़े शहर, और आज भी यहाँ रिसर्च जारी है, तो जब इसके विस्तार उत्पत्ति की बात हुई तो अब सभ्यता हड़प्पा तक सीमित न रहकर हड़प्पा से कहीं आगे निकल चुकी थी। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र पूरी तरीके से जो सभ्यता थी उसका विस्तार कुछ इस तरीके से हुआ था कि उसका सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वो आज मेरठ और गाजियाबाद का बॉर्डर एरिया है जिसे आलमगीरपुर माना जाता है। वहीं सुद का गैंडोर है जिसे पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। वहीं एक क्षेत्र मांडा है जो नॉर्थ में पड़ता है जिसका पूरी तरीके से उल्लेख जम्मू कश्मीर में है। और कहीं ना कहीं दक्षिण में जब हम जाएंगे तो दायमाबाद जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में पड़ता है वो। तो ये सभ्यता का कुछ इस तरीके से विस्तार था कि 1826 में सबसे पहली बार चार्ल्स मैसन साहब ने जानकारी दी। 1856 में जब रेलवे लाइन की खुदाई की जा रही थी तब जॉन विलियम ब्रेटन ने इसे पूरी तरीके से संरक्षित किया। 1921 में दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसे प्रकाश में लाने का कार्य किया। आर.डी. बनर्जी साहब ने मोहनजोदारो नामक स्थल की खुदाई की। मोहनजोदारो। अब ये सभ्यता अपने अस्तित्व में आई 1921 और 22 में। 1921 और 22 में आने के बाद इसने भारतीय इतिहास की परंपरा में अपने रूप को सबसे पहले चैप्टर में स्थापित किया। और जब प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है तो वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो यही इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार एक मतलब ज्योग्राफिकल फॉर्म में आप देख ले, अगर चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए सभ्यता को थोड़ा सा विस्तृत करें, इसे बड़ा करें और एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस तरीके से पढ़ा जाता है पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। बिकॉज द हिस्ट्री इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ट्रिक्स ओनली। ये फैक्ट्स और ट्रिक्स पर आधारित नहीं विषय है, मतलब ये वो विषय नहीं है जो पूरी तरीके से फैक्ट्स और आपका ट्रिक्स पर आधारित हो। सिंधु घाटी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जितना भी कार्यक्रम है भारत के इतिहास के अंदर वो पूरा का पूरा आपका, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए यह इंगित करना बहुत आसान हो जाता है कि गुप्त काल से पहले क्या था और गुप्त काल के बाद क्या था। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़ने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर चलें तो अब जब हमने विस्तार को जाना कि इंडस का विस्तार या उद्गम क्षेत्र कहाँ से होकर कहाँ तक वो फैली हुई थी, उसके बाद बात करें कि क्यों ये लोग इसी नदी के आसपास एकत्रित हुए, या फिर पूरी दुनिया की जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के आसपास ही विकसित क्यों हुई हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट जो थे वो आप डिस्कस कर ले कहीं भी किसी भी किताब में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात है, जब कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल का जो क्रम बनता है सबसे पहली बार इसके उत्पत्ति से, नंबर 2 उत्पत्ति के बाद सिंधु सभ्यता के विस्तार से, और उसके अंदर हुआ नगरीकरण। नगरीकरण के अंदर किन बड़े शहरों को इसने स्थापित किया, उन शहरों के खोजकर्ता कौन थे, वो शहर किस नदी के आसपास विकसित हुए, वो सारा का सारा। नंबर 3 जब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था ये। नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के उपरांत इसका राजनीतिकरण किस रूप में हुआ, और नंबर नेक्स्ट इसका धर्म क्या था, और नंबर लास्ट है आपका इसका पतन किस रूप में हुआ। अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो नगरीकरण के अंदर जो कला और तकनीक ये लोग अमल में लेकर आए उस पर बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति से लेकर इसके डिक्लाइन तक, मतलब एक पूरा तरीके से ओरिजिन से लेकर इसके डिक्लाइन तक जितनी भी चीजें घटित हुई हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली बार उत्पत्ति कब प्रकाश में कब आई, इससे पूर्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल में।
तो अब उत्पत्ति हो गया, इसका विस्तार हमने देख लिया, इसमें समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी, राजनीति क्या थी, धर्म क्या था, और फिर इसका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। तो अब किसी भी सभ्यता की उत्पत्ति का मतलब ये नहीं कि कब इसे खोजा गया था। उत्पत्ति का मतलब कि सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के आसपास किस रूप में विकसित हुई है। उत्पत्ति को जरा थोड़ा सा इस रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित कब हुई। इसके लिए थोड़ा सा हमें रिवर्स लेना पड़ेगा। तो हम जाएंगे कहाँ, आपका पूरी तरीके से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। यहां पूरी तरीके से खाद्य संग्राहक है मनुष्य, शिकार कर जीवन यापन करता है, ठीक है। यहां जन समुदाय के रूप में, परिवारों के रूप में वो एकत्रित होने लगा। और नवपाषाण काल में एक क्रांति घटित हुई पहिए और आग के आविष्कार के कारण, ठीक। जब कार्ल मार्क्स पूरे इतिहास का ऐतिहासिक वर्गीकरण करते हैं तो उन्होंने जो आधार माना इतिहास को वर्गीकृत करते हुए कार्ल मार्क्स ने, वो माना था अर्थव्यवस्था को। और अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर उन्होंने राजा रानियों के इतिहास को पूरी तरीके से खंडित कर दिया और ये कहा कि अगर इतिहास का वर्गीकरण कहीं होना चाहिए तो वो पूरी तरीके से उनकी जो फूड हैबिट है उसके आधार पर, जो वो कार्य कर रहे हैं प्रोडक्शन के रूप में उसके आधार पर, या एक वो जन समुदाय जो पूरी तरीके से बहुसंख्यक वर्ग हो, उसका इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। तब जाकर कहीं बात बनेगी इतिहास को पढ़ने की। तो कार्ल मार्क्स को आधार बनाकर सभी इतिहासकारों ने फिर यही कोशिश की कि चीजों को उसी अनुरूप देखा जाए जिस रूप कार्ल मार्क्स देख रहे थे। तो पूरा पाषाण काल में जब ये खाद्य संग्राहक है तो केवल ये करता है अपने शरीर की ऊर्जा पूर्ति। अब ऊर्जा पूर्ति के बाद जब इस जन समुदाय में आया तो परिवार में पूरी तरीके से एक चीज की बढ़ोतरी हुई जिसका नाम है खाद्य पदार्थ। आसपास से वो एकत्रित कर सकता है खाद्य पदार्थ को, लेकिन जब उसे एक ही जगह परमानेंट रहकर स्थायित्व का भाव अपनाकर एक ही जगह निवास करना भी है तो वो अपने निवास स्थान के आसपास उन चीजों को रिसर्च में लाया जो पूरी तरीके से उपयोगी थी उनके जीवन यापन करने के लिए। तो फिर पूर्ववर्ती जितने भी मानव रहे, आदिम समाज रहा, उनकी सारी के सारी रिसर्च किस में रहे, खाना और पानी में। ट्यूबवेल उस समय है नहीं हमारे पास, या कोई ऐसी उन्नत तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से पानी को कहीं से निकाला जा सके। तो खाने को जुटाएंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊर्जा पूर्ति करनी है। ये परिवार जो एकत्रित हुए हैं कहीं ना कहीं से, एक परिवार यहाँ है, एक यहाँ, 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 तो जब ये गैदरिंग में आए तो गैदरिंग में आने के बाद एक जो भार बढ़ा वो खाद्य पदार्थों का बढ़ा। क्योंकि इस गैदरिंग में आने के बाद एक चीज की जो तीव्र वृद्धि हुई वो थी आपकी पॉपुलेशन। जनसंख्या में जैसे वृद्धि हुई तो मांग में वृद्धि हुई, मांग में वृद्धि हुई तो खाद्य पदार्थों की खोज में ये लोग दूर दूर तक निकलने लगे। दूर दूर तक निकलने के बाद फिर एक बार पुणे में वापस आना होता था और वापस आने के बाद फिर चीजों को खाद्य संग्रह के रूप में ये लोग इस्तेमाल में लाकर पूरी तरीके से क्या करते थे, उन्हें खाया करते थे। अब एक चीज और समझिए कि जब एक क्रांतिकारी काल आया, नवपाषाण काल, जब ट्रेवल करने के लिए यहाँ तक का सारा खाद्य पदार्थ इन लोगों ने खा लिया और कोई जंगल अब यहाँ बचा है, तो या तो सारा का सारा जन समुदाय एक रूप में एकत्रित होकर यहाँ ट्रेवल करे, या यहाँ के लोग ट्रेवल करते हुए वापस यहाँ से अपने समुदाय में जाए, अपने परिवार में जाए। तो ट्रेवल करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो पूरी तरीके से क्रांतिकारी या क्रांति ला सकता था उनके जीवन में। तो वो था एकमात्र आविष्कार पहिया। और आग के आविष्कार के बाद मानव ने वो गति प्राप्त की, उस गति में वो आया
कि इस पहिए और आग ने इस जन समुदाय को, जिसे अभी तक आदिम कहा जाता है, लाकर खड़ा कर दिया सभ्यता के रूप में। ठीक, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो मांग ज्यादा बढ़ी, खाद्य पदार्थ ज्यादा जुटाने पड़ेंगे। खाद्य पदार्थ जुटाने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ऊर्जा पूर्ति करनी है अपने शरीर की। तो खाना तो आपने जुटा लिया, लेकिन पानी जुटाने के लिए आपको ट्रेवल करना पड़े अगर नदियों के आसपास के क्षेत्रों तक, और आपके पास उस समय कोई उन्नत किस्म के बर्तन ना हो जिससे आप पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पानी को ले जा सके, तो फिर आपको करना ये होगा कि सारा का सारा जन समुदाय क्यों ना इसी नदी के आसपास जो है आकर विकसित हो जाए। और दुनिया की सभी सभ्यताएं, चाहे वो अमेजन, चाहे वो मिस्र की नील नदी सभ्यता हो, चाहे वो चीन की हुआंग हो सभ्यता हो, और चाहे वो भारत की सिंधु सभ्यता हो, वो कहीं ना कहीं उन्हीं नदियों के आसपास विकसित हुई जहां से उनकी ऊर्जा पूर्ति और उनके परिवार का पालन पोषण हो सकता था। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस रूप में समझिए कि पूरा पाषाण से हम लोग एक गति के रूप में मध्य तक आए, और मध्य से लेकर नव पाषाण तक। अभी तक हम लोगों ने से स्टोन एज कहा था, लेकिन अब ये स्टोन एज न रहकर ये तांबे के रूप में तब्दील हो गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर एक नई प्रकार का जो एक तत्व है उसे उत्पन्न कर दिया, जिसका नाम था कांस्य। तो कांस्य तक ये लोग आकर उठ खड़े हुए, और एक अलग सी तहजीब, एक अलग सी सभ्यता, एक अलग सा रूपांतरण, एक अलग सी मौलिकता इन लोगों ने अडॉप्ट कर ली सारी की सारी चीजों में, और तब जाकर इंडस वैली कहलाई सिंधु घाटी सभ्यता। तो मानव जीवन का इतिहास इतना भी छोटा नहीं है कि हम इसे केवल 5000 साल पहले से डिस्कस करें। मानव इतिहास के विकास में समझ लीजिए कि एक अहम चीज जो योगदान देती है वो डार्विनवाद भी कहीं ना कहीं काम करता है भारत के इतिहास के अंतर्गत, क्योंकि एक कोशिका से लेकर बहु कोशिकाओं तक जब हम लोग आए तो इस जटिल प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक कोशिका का जब विखंडन हुआ तो वो टूटकर इतनी विस्तृत हो गई कि उसने अलग अलग जीव, जंतु, इन सारे के सारे चीजों का क्या किया, निर्माण किया। उसी में एक था आपका मानव भी। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अभी हाल फिलहाल में जो हमने चर्चा की कि किस तरीके से मानव समुदाय एकत्रित होकर नदियों के आसपास आया, अब सबसे पहली चीज ये चाहिए कि ये जो मानव जीवन है, क्वेश्चन मार्क, कि इसका उद्देश्य क्या है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। हालांकि वो हर आदमी का अपना अपना एक अलग अलग हो सकता है। क्या केवल सिलेक्शन लेना? नहीं। क्या केवल पेट भरना? नहीं। क्या केवल चीजों को जुटाना? नहीं। क्या भौतिकवादिता के रूप में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक्स, इन सारी चीजों को एकत्रित करना? नहीं। तो फिर मानव जीवन का उद्देश्य है क्या? तो उस समय के मानव जीवन का उद्देश्य क्या रहा? उस समय के मानव जीवन का उद्देश्य रहा ऊर्जा प्राप्ति। और हम आज भी यही कर रहे हैं। हम बस किसी न किसी रूप में ऊर्जा की प्राप्ति ही तो कर रहे हैं। उस ऊर्जा प्राप्ति को लेकर जितना भी हमने जुटाया उसे हमने क्या कह दिया है? किस्म से तकनीक। उस ऊर्जा प्राप्ति में जो भी चीजें हमने सुलभ बनाई अपने लिए उसे हमने क्या कह दिया? कला। उसी ऊर्जा प्राप्ति में हमने अपने ऊपर एक ऐसे सर्वोच्च आदमी को बिठा दिया जो हमारे ऊपर क्या कर सकता हो? राज। और उसी ने हमारे लिए क्या बना दी? नीतियां। ठीक है, लेकिन हमने केवल किसका निर्माण किया था? समाज। और समाज कहलाता तब है जब एक या एक से अधिक व्यक्ति, केवल एक नहीं, एक या एक से अधिक व्यक्ति पारस्परिक क्रिया कर रहे हो, उनके बीच में कोई संबंध स्थापित होता हो, तब जाकर वो समाज के रूप में स्थापित होता है। अगर मैं बात करूं, एक अकेला मानव जंगल में कहीं भटक रहा है और उसके जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, वो केवल ऊर्जा पूर्ति के रूप में खाद्य संग्राहक है, आखेटक के रूप में शिकार करता है, जानवरों को मारता है, केवल अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए अपने पेट को भरता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पलटवार होगा, अगर इस मानव पर शिकार करते हुए किसी जानवर ने पलटवार कर दिया तो कहीं ना कहीं इसे इसके ठीक विपरीत ये भी तो प्राप्त हुई है ना, मृत्यु। और ये क्या है? जीवन का सबसे बड़ा भय। इस भय को कम करने के लिए मानव समुदाय की ये मतलब एक मजबूरी बन गई
कि वो कहीं ना कहीं संगठन और समुदाय से जुड़े। अब ये मानव 1 से जब 2 हुआ तो इसका डर कम हुआ, 2 से जब 20 हुए तो डर अत्यधिक कम, और जैसे ही ये संख्या बढ़ती गई 0 की तो ये डर कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। और मृत्यु को हम लोगों ने प्राक इतिहास से लेकर आज तक के समय में आत्मसात कर लिया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानव समुदाय के रूप में एक भय आज भी उसी तरीके से उत्पन्न है। कोविड-19 का दौर है, और जिस तरीके से पिछले साल एक प्रायोजित कार्यक्रम के दौरान पूरी तरीके से मीडिया ने हम लोगों के दिमाग में एक डर बिठा दिया कि इससे मरा जा सकता है वायरस से, तो एक बात बताएं मुझे, अगर इस वायरस से मरा जा सकता था तो फिर कोविड पॉजिटिव लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? ठीक है, हालांकि मैं इस विषय पर और डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, ये आपके मतलब मौलिकता का गहन विषय है कि आप इस पर चर्चा करें, सोचें कि क्या कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं, क्या कहीं इसमें कोई अर्थव्यवस्थाओं में लेकर कोई डावाडोल स्थितियां तो नहीं, क्या लोग केवल अपने पेट को भरने हेतु एक वायरस को छोड़ दे रहे हैं, और बस जिस तरीके से क्रिस 3 में दिखाया कि वायरस भी हमारा और एंटीवायरस भी हमारा, एक डोज तैयार करके वो हमारे हाथ में दे दें कि साहब लोग पहले अब मौत दी, उसके बाद फिर जीवन भी दे रहे हैं। मतलब ये घटिया कार्यक्रम जो स्थापित हुआ आज के दौर में, ये उस समय था, लेकिन तब मृत्यु को भय मानते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीजों की ओर भी वो पूरी तरीके से अग्रसर थे। कहने का मतलब केवल इतना है कि मानव प्रकृति पर निर्भर था, और उनके लिए ये भय भी क्या था, पूरी तरीके से प्राकृतिक था। इस प्राकृतिक भय को मिटाने के लिए मानव समुदाय 1 से क्या हुआ, 2 हुआ, और 2 से 2 लाख हुआ। ठीक है, आज स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि सारा का सारा समाज 6 गज की दूरी पर खड़ा है, और 6-6 गज की दूरी पर खड़े इस समाज को आज अपने मरने का इतना भय है कि ये किसी भी तरीके से 1 से 2 नहीं होना चाहता है। तो चीजों को लिंक करके पढ़िए कि वर्तमान में जो घटित व्यवस्थाएं हैं, क्या एक महामारी के रूप में एक वायरस ने बस ऐसा कर दिया कि एक सभ्यता के परिवर्तन का दौर, क्या पता ये हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ इतने कारण हैं कि आज विदेशियों को इस पर एंशिएंट एलियंस की थ्योरी को इजाद करना पड़ा है। हिस्ट्री टीवी पर जब आप देखेंगे तो सिंधु घाटी को एंशिएंट एलियंस का नामकरण कर दिया गया है, मतलब अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग रूपों में विभाजित करने की कोशिश की है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से तो हम देखेंगे कि इसका समाज कहाँ से उद्गठित हुआ, इसकी कला तकनीक कौशल क्या था वो, तो सब चीजों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे तो बस ये ध्यान रखिए कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इतने अच्छे रेडी होंगे कि अगर वो पूछे कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे कि लोथल तो एक मुहाने पर स्थित है सागर के, और सागर के मुहाने पर स्थित है तो सागर पर जो चीजें प्राप्त होंगी या तो वो किसी प्रकार का कोई जहाज हो या वो किसी प्रकार का कोई बंदरगाह हो, क्योंकि बंदरगाह का निर्माण तो किन क्षेत्रों के आसपास ही होगा, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से। तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला क्यों कहा गया। आज जिस तरीके से शमशान भूमि बन चुका है भारत भी, तो समझिए कि उस समय की शमशान भूमि क्या पता मोहनजोदारो रही हो, और जो लोग कोविड-19 जैसे वायरस से पीड़ित हो उन्हें वहां लाकर एकत्रित करके दफना दिया जाता हो। तो मतलब ये कुछ चीजें ऐसी है कि वर्तमान से जोड़कर जब 5000 साल पहले की चीजों को आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको लगेगा कि आपके सामने खड़ी है, क्योंकि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल सबसे पहली बार करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सबसे पहली बार पीओपी का इस्तेमाल करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सबसे पहली बार कुओं का निर्माण करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सबसे पहली बार तांबे मिट्टी में मिलाकर अमल में लेकर आने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सबसे पहली बार कपास को उगाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यूनानियों ने कपास को नामकरण करते हुए सीडू का या सिडोन का, सीडू, और सीडू जिस नदी के आसपास होता है उसे सिडोन का, इसी सिडोन से कहीं ना कहीं सिंधु, इसी सिंधु से हिंदू, और इसी हिंदू से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शब्द का उद्घाटन हुआ। मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका, और अगर इस सी को यहाँ से विलोपित कर दिया जाए तो ये इंडिका बनता है। अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है
क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस, तो अगर यहां से रूपांतरित करते हैं तो यहीं से हमारा नामकरण हुआ इंडिया। भारत के इतिहास के कुछ वर्गीकरणों में हमारा नाम अलग अलग रूपों में उन कबीलों के नाम पर भी आधारित रहा जो भारत के अंदर कहीं ना कहीं से आए थे। और एक बहुत पुरानी कथा के तौर पर किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझ लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जो क्वेश्चन मार्क खड़े हैं, उन क्वेश्चन मार्कों का आंसर कहां से निकाला जाएगा कि यहाँ समाज किस तरीके का है, मात्र सत्तात्मक। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म क्या है, प्रकृति पूजक। राजनीति कौन करते हैं, स्पष्ट नहीं है। कला और तकनीक कैसी है कि वो आज की तकनीक को मात दे दे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण कैसा है कि आज बड़ी बड़ी जो कॉलोनियों का निर्माण होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर होता है। अर्थव्यवस्था का सिस्टम क्या है, पूरी दुनिया के अंदर जो बार्टर सिस्टम खड़ा है कि हम किसी को, मतलब भारत जो है किसी को प्याज देता है और उधर से चीनी, अगर किसी को मतलब सपोज दैट कि किसी को आलू देता है तो उधर से आपका जो है लहसुन ले लेता है। तो मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है बार्टर सिस्टम पर खड़ी थी। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार बार्टर सिस्टम था। लेकिन कृषि और पशुपालन सर्वश्रेष्ठ उन्नति के तौर पर उद्घटित होते चले गए। अगले लेक्चर में या अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पॉइंट हमने लिखे, इन पॉइंट्स पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हैं इन्हें किस तरीके से पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो ये समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं आज के लेक्चर की, क्योंकि टाइम इसलिए कम ले रहे हैं इस समय कि बच्चों को थोड़े समय में ज्यादा चीजें समझ में आए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फैक्चुअल डाटा के लिए आप कहीं से भी जुटा सकते हैं। धैर्य रखिए, शांति के साथ बने रहे। कोविड महामारी में हो सके जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहद जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले, क्योंकि क्या पता ये किसी सभ्यता के परिवर्तन का दौर हो और इस सभ्यता के परिवर्तन के दौर में अगर हम लोगों को ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो फिर ये जो जीवन है जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है ये कहां से उद्घटित होगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।